बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट लेक्चर सीरीज़ की आज 7वीं वीडियो के अंदर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड एज वेल एज केमियोस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कोई बात शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप मोस्टली कमेंट्स के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछा जाता है कि सर आप लेंथी वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे, आप पूरा घंटे का लेक्चर क्यों नहीं अपलोड करते, आप हमारा सिलेबस जो है वो जल्दी से कवर करवा दें। सो डियर स्टूडेंट्स, मसला ये है कि लाइव क्लास पढ़ाने में और रिकॉर्डिंग में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जब बंदा यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा होता है तो कभी कोई बाइक वाला गुजर जाता है, कभी कोई चीज़ सेल करने वाला आ जाता है, उसका जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कभी जो है वो नेबर्स का जो पपी है वो भौंकना शुरू कर देता है। लाइक इस तरह की बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशंस होती हैं। बाज़ औक़ात जो है वो बच्चों का शोर आना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना घंटे की वीडियो बनाना वो बहुत मुश्किल काम है। फिर उससे भी बड़ा मुश्किल काम है, चलो ये तो बन गई, चलो बाकी चीज़ों को बंदा इग्नोर कर देता है। सबसे बड़ा मुश्किल काम है उसको एडिट करना। जब एक वीडियो को एडिट किया जाता है तो एक 15 मिनट की वीडियो जो मैं एडिट करने जब उसको बैठता हूँ तो मेरे तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बात यह है कि जितना भी मैं लेक्चर जो है वो एक तो फिर उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सारा प्रिपेयर करके बोर्ड बनाना, फिर बोर्ड को अगेन एंड अगेन जो है वो आप साफ़ कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा जो शॉर्ट है ना उसकी फॉर्म में वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपके लिए प्ले लिस्ट बनाई जा रही है, आप प्ले लिस्ट से जो है ना सीक्वेंस वाइज लेक्चर सुन लें। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि मैं एमडी कैट का जो टेस्ट है यानी कि सितंबर से पहले पहले आपका सारा कोर्स जो है ना एमडी कैट से रिलेटेड वो कंप्लीट करवाऊं। तो इन लेक्चर सीरीज़ को सुनने के लिए आप सबसे ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को इनकरेज करें, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ जो मतलब जो टीचर्स हैं उनके स्टूडेंट्स, आप उनको इनकरेज करें कि सारे लेक्चर जो हैं वो दे रहे हैं। मतलब इसमें जो इतना एक डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ जो तकरीबन आपके पास जो 3 बोर्ड्स हैं कम से कम उनको तो कवर करेगा, जिसमें नेशनल आ जाएगा, पीटीबी आ जाएगा एंड बलोचिस्तान आ जाएगा। अदर देन दैट जो है वो फिर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल और बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो आप अगर इनको भी कवर कर लेते तो आप आसानी के साथ जो एमडी कैट है उसमें बायो के अंदर कम से कम 67-68 नंबर जो है इंशाल्लाह सिक्योर कर लें। उसके बाद हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने पढ़ना है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थोड़ा सा इससे प्रीवियस ले जाऊं तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स या थैलाकॉइड मौजूद होते हैं। एक सेल के अंदर जो है वो थैलाकॉइड जो है वो क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। आपको ये बात थोड़ी सी बता दूं, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं तो ये ग्रेनम बनाते हैं। और इस ग्रेनम के अंदर 25 से कितने हो सकते हैं, 50 थैलाकॉइड होते हैं। और इसके साथ साथ जो एक सेल है उसके अंदर ग्रेनम कितने होते हैं, 40 से 60 जो ग्रेनम है उसके एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक सेल के एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 क्या हैं जो है आपके पास डियर स्टूडेंट्स ग्रेनम मौजूद हैं। और एक ग्रेनम के अंदर जो है वो कितने मौजूद हैं, 25 से 50 थैलाकॉइड मौजूद हैं। अब इसके अंदर जो है कल हमने पढ़ा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये जो आपको नज़र आ रही है ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। अब इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनको हम LHC बोलते हैं, जिनको फोटो सिस्टम्स बोला जाता है। ये फोटो सिस्टम बेसिकली क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन को जो है वो स्टार्ट करवाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जी स्कीम क्या होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, कि पानी जो है उसकी ब्रेक डाउन हुई प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, क्योंकि पहले ये इसके 2 ऑलरेडी जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं। फिर इसी तरह से वो आप प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं, ये प्राइमरी एक्सेप्टर 2 को देता है, फिर प्लास्टोक्यूनिन, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्सेस, फिर प्लास्टोसायानिन। जब इनकी एनर्जी कम हो जाती है तो फिर दोबारा से लाइट एनर्जी को जो है वो पंप करती है, तो ये कहाँ पे चले जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 के पास, देन फेरिडॉक्सन के पास, फेरिडॉक्सन के बाद ये NADP रिडक्टेज के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यानी कि NADP पॉजिटिव को ये लास्ट पे दे दिए जाते हैं। तो फाइनल जो एक्सेप्टर होता है इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ये कौन होता है डियर स्टूडेंट्स, NADP पॉजिटिव। सो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इसकी। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कभी भी रिसाइकल नहीं होते, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसकी मदद से क्या बन रही थी, ATP बन रही थी। अब डियर स्टूडेंट्स हमने जो आज पढ़ना है वो ये है कि आज हम मेनली बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन अगेन एंड अगेन जो है वो रिसाइकिल किए जाते हैं। नए सिरे से जो वाटर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से नए सिरे से इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं लिए जाते, बल्कि वही 2 इलेक्ट्रॉन शफल करते रहते हैं। और इसमें इन्वॉल्व होता है सिंपली फोटो सिस्टम 1। अब ये स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनकी बेस पे जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो की जाती है डियर स्टूडेंट्स। उसमें स्ट्रेस की कंडीशन, अगर पौधे के पास पानी कम है जो है वो आपके पास ड्राउट कंडीशन में है तो वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो वाटर को बार बार स्प्लिट जो है वो नहीं किया जाएगा।
सो सेल को सर्वाइव करने के लिए एटीपी चाहिए होगी, तो सेल क्या करता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है और एटीपी को सिंथेसाइज करता है। फिर इस प्रोसेस के अंदर फोटोसिस्टम 2 यूज़ नहीं होता, फर्दर आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन को रिसाइकिल किया जाता है, फोटोलाइसिस नहीं होती, मैंने बता दिया है। नो यूज़ ऑफ वाटर, वाटर का इस्तेमाल नहीं होता। ओनली एटीपी इज प्रोड्यूस, एटीपी सिर्फ बनाई जाती है। नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH, NADPH भी नहीं बनते हैं। ओनली जो लाइट है वो P700 यानी कि 700 नैनोमीटर की लाइट जो उसको यूज़ किया जाता है, ये P700 से मुराद है फोटोसिस्टम 1। अब डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, ये सारी बात जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए मुझे ये जो आपके पास ये पर्टिकुलर रीजन है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ानी है, तो हमें नॉन साइक्लिक जो है ना वो ख़त्म करनी पड़ेगी। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन पीछे से प्लास्टो जो आपके पास थी, क्यूनीन से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आए, फिर इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन ने फोटोसिस्टम 1 को, फोटोसिस्टम 1 ने किसको दे दिए, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1, जबकि इस पर लाइट पड़ी कौन सी, 700 नैनोमीटर की लाइट जो वो मोस्टली रेड रीजन के अंदर आती है। अब इसने यही इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन को दिए। लास्ट टाइम मैंने फेरिडॉक्सन किधर बनाई थी, इस साइड पर बनाई थी। अब मैं फेरिडॉक्सन किधर बना रहा हूं, इधर। ये आयरन कंटेन प्रोटीन है और ये दोबारा से उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगी, ये वही 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है B6NF के पास आ जाएगा। तो इस तरह से फिर ये किसको देगा इलेक्ट्रॉन, इसको देगा प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटोसिस्टम 1 एंड फिर प्राइमरी एक्सेप्टर दिस एंड दैट। तो ये आपके पास क्या बन चुका है, एक साइकिल बन चुका है, एक साइक्लिक जो है ना रिटर्निंग है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। नाउ दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चूंकि इसके अंदर लाइट इन्वॉल्व हो रही है 700 नैनोमीटर की, तो ये फोटो तो हो गया, फास्फोराइलेशन से अब क्या मुराद है, यहाँ पर भी एटीपी को क्या किया जा रहा है, सिंथेसाइज किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। अब जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर क्या है कि ये हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज। इस एंजाइम की मदद से ये किधर जाएंगे, जो आपके पास ल्यूमिन है थैलाकॉइड की, उससे निकलकर स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे और यहाँ पर एक रिएक्शन होगा, एडीपी के अंदर फॉस्फेट को ऐड किया जाएगा और एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। अब ये जो एनर्जी है बेसिकली, ये जो प्रोटॉन को जो है वो पंप कर रही है, ये देखें। अब आप देखें यहाँ पर, यहाँ जो प्रोटॉन हैं इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, ऊपर कंसंट्रेशन इनकी क्या है, कम हो चुकी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब जाते हैं तो उस पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हुए एटीपी का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। लेकिन ये एनर्जी या ये प्रोटॉन्स कहाँ से आएंगे, जबकि फोटोलाइसिस अब नहीं हो रही। सो इसका मतलब है कि फोटोलाइसिस नहीं हो रही तो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर थोड़े से कम होंगे। लेकिन हाइड्रोजन आयंस जो कि पहले फोटोलाइसिस हो चुकी थी, उसके रिजल्ट में यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन जो थे वो मौजूद थे डियर स्टूडेंट्स। साथ ही साथ क्या हो रहा है, जब ये हाइड्रोजन आयंस इस साइड पर आ रहे हैं, लाइक ये साइड कौन सी है आपके पास, ये स्ट्रोमा वाली साइड है, ये सारी स्ट्रोमा वाली साइड पर हाइड्रोजन आयंस जो है वो पड़े हुए, लेकिन यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, साइटोक्रोम B6F एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट ये साथ साथ प्रोटॉन को पंप करता है किसके अंदर, स्ट्रोमा से ल्यूमिन की तरफ। अब ये जो पंप कर रहा है इसका मतलब है कि ये एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। ये कौन सी एनर्जी है, क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, ये वो एनर्जी है जो इन इलेक्ट्रॉन को जब सूरज की रोशनी मिली, सनलाइट मिली, तो ये एक्साइट कर गए। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो दोबारा से डी एक्साइट होते हैं, जब वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ये जो साइटोक्रोम B6F है ये पंप करता है कि इनको हाइड्रोजन आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस आपके पास फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ऊपर कंसंट्रेशन कम। सो ये क्या होगा कि इसको एटीपी सिंथेज की मदद से किधर भेजा जाएगा, दोबारा से स्ट्रोमा के पास भेजा जाएगा और फिर एडीपी को जो है वो उसके अंदर फॉस्फेट ऐड की जाएगी। देखें, फॉस्फेट ऐड करने से क्या मुराद है, फास्फोराइलेशन। फॉस्फेट को ऐड किया जा रहा है किसके अंदर, एडीपी के अंदर, और बनाई जा रही है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाई जा रही है। नाउ दिस इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। और केमियोस्मोसिस से मुराद क्या है, केम का मतलब है केमिकल, केमिकल में क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस क्या है? एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। सो हाइड्रोजन आयन को जब इधर भेजा जाता है तो ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? एटीपी बनाते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी। सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है, जिसमें कोई NADPH नहीं बन रहा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास किसकी प्रोडक्शन हो रही है? ATP की प्रोडक्शन हो रही है। और इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स साइक्लिक एक्टिविटी है इलेक्ट्रॉन्स को शफल किया जा रहा है किस किस के दरमियान? फोटोसिस्टम 1 से प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1, देन फेरिटॉक्सिन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, देन प्लास्टोसाइनिन एंड देन आपके पास क्या? फोटोसिस्टम 1। सो इस तरह से इसको रिसाइकल जो है ना वो किया जा रहा है अगेन एंड अगेन। इसको क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लांट को NADPH की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्लांट को किसकी ज़रूरत है? ATP की। तो ATP की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डियर स्टूडेंट्स ये काम किया जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। उसके साथ साथ अगर प्लांट जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन के अंदर ये काम होता है, अदरवाइज ये नहीं होता। और इसके अंदर कोई फोटोलाइसिस नहीं हो रही क्योंकि ये फोटोसिस्टम 2 तो इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसके अंदर होने वाले सारे रिएक्शन जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप कि अब आपको केमियोस्मोसिस का भी पता चल गया होगा और साथ ही साथ नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का भी पता चल गया होगा। आप इनके नोट्स बना सकते हैं और दोनों में कंपैरिजन जो है ना वो लिख सकते हैं, और कंपैरिजन लिख के आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड भी कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर यूज्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP? कितने प्रोटॉन इसके अंदर से गुजरेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेगा? तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर है 3 हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स। जब इसमें से गुजरते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, this ATP synthase, the smallest rotatory motor in the universe, uses the potential energy of these particular hydrogen ions or protons and converted this potential energy into the chemical energy or chemical potential energy in the form of ATP by the phosphorylation of ADP. So it's mean ADP plus PI, inorganic phosphate, is converted into a high energy molecule that is ATP with the help of a small rotatory motor that is ATP synthase that is located inside the membrane of thylakoid. So I hope कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। Dear students, stay connected. Thank you and Allah Hafiz.